हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखो, जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। जैसे थेरेपेटिक यूजेस में हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। डायग्नोस्टिक्स के लिए, मतलब कोई बीमारी है उसे जांचने के लिए भी बायोटेक का यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड बनाने में, वेस्ट मैनेजमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है बायोटेक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में। मतलब इस टाइप के क्रॉप्स अब बना रहे हैं साइंटिस्ट जो कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाए। तो ये क्या है, हम लोग उनके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कैसे लेकर आते हैं जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, दो हमारी कोर टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता है। सबसे पहले है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम्स में। ठीक है, जैसे कि हम लोग न्यू जीन्स का ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि फंक्शन इंप्रूव हो पाए या फिर ट्रेट इंप्रूव हो पाए ऑर्गेनिज्म का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, वो है जीन क्लोनिंग। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या करा है, मैनिपुलेशन करा है और यहाँ पर न्यू जीन्स को ऐड करने की कोशिश करी है। ये देखो, एग्जैक्टली हम लोग न्यू जीन्स ऐड कर रहे हैं इस डीएनए के अंदर, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग दूसरा पार्ट है। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिविंग सेल्स की हेल्प से, हम लोग जो ऑलरेडी लिविंग सेल्स हैं उनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब दवाइयाँ, वैक्सीन्स, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स हैं जिन्हें हमें यूज़ करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सबसे पहले हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज़ करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं बाय कंबाइनिंग डिजायर्ड जीन्स। अब कैसे बनाते हैं, डिजायर्ड जीन्स को कैसे लेते हैं, ये सारा प्रोसेस हम अभी देखने वाले हैं। जीन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं डीएनए का इन होस्ट एंड जीन क्लोनिंग। तो ये हमारे एक तरीके से बेसिक स्टेप्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। अगर हम लोग समराइज करें इन्हें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, बहुत सिंपल है। देखो, यहाँ पर एक हमारे पास जीन था, एक दूसरा हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए था, उसके अंदर हमने इस जीन को ऐड कर दिया तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब हमने अपने अकॉर्डिंगली इसको क्रिएट कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, यूजिंग एंजाइम्स एंड वेरियस लेबोरेटरी टेक्निक्स टू मैनिपुलेट एंड आइसोलेट डीएनए सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग अपने जो डीएनए सेगमेंट्स है हमारे इंटरेस्ट के, मतलब हमें कोई यूजफुल डीएनए का सेगमेंट लग रहा है, उसको बनाने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। और वेक्टर क्या यूज़ करा था इन्होंने, वेक्टर क्या होता है अभी थोड़ी देर में जानेंगे। प्लाज्मिड जो होता है सैल्मोनेला टाइफीरियम का, वो था। अच्छा, होस्ट कौन था, ई कोलाई। ईयर ऑफ डिस्कवरी क्या था, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फर्स्ट आरडीएनए को कब डिस्कवर करा गया था, कब डेवलप करा गया था। तो यहाँ पर आप दोनों साइंटिस्ट की पिक्चर भी देख सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस हमने दे रखा है। एक बार इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम्स आ गए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टूल्स क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, पॉलीमरेज एंजाइम्स की, लाइगेज की, वेक्टर्स की और कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म की। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो इस चैप्टर का मेन पार्ट अब शुरू होने वाला है, तो ध्यान से आप लोग समझना पूरा प्रोसेस। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है।
अब देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने यहाँ पर रेड कलर से मार्क करा हुआ है, आपको ध्यान से दिख रहा है। हमें ये वाला सेगमेंट चाहिए। इस सेगमेंट को कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें ये सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, बैक्टीरिया है तो लाइजोजाइम का यूज़ करेंगे, प्लांट है तो सेल्यूलेस का यूज़ करेंगे, और फंगस है तो काइटिनेस का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लोग सेल वॉल को तोड़ पाएंगे। अच्छा, सेल वॉल को तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट जो डीएनए है वो मिल जाएगा, लेकिन डीएनए के अंदर आरएनए, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें भी मिली हुई होंगी। इन सब चीज़ों को हम इम्प्योरिटी बोलेंगे, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो डीएनए चाहिए, और उससे भी हमें जो इम्पॉर्टेंट वाला हमारा जीन है वो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आरएनए है तो उसको निकालने के लिए राइबो न्यूक्लियस का यूज़ करेंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीज का यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाएंगी। स्टेप 3, चील्ड इथेनॉल के अंदर हम लोग इसको डालेंगे और फिर हमें मिल जाएगा प्यूरिफाइड डीएनए। तो इस तरीके से हमने प्यूरिफाइड डीएनए को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे और ज़्यादा चीज़ें बनानी है। देखते हैं क्या प्रोसेस होगा नेक्स्ट यूज़। तो ये हमारा डिज़ायर्ड डीएनए था। यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करा। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलने लगे हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी पीसीज है जिनके ऊपर डिज़ायर्ड डीएनए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम नहीं करा। तो अब इन दोनों को हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अलग अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पीसीस देखो कितने बड़े बड़े हैं और ये वाले पीसीस कितने छोटे छोटे हैं। तो इनको अलग करने के लिए हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो ये अलग अलग हो जाते हैं। जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स वाले पीसीस हैं ये अलग, और बड़े वाले जो पीसीस हैं वो अलग। डिज़ायर्ड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ मिलाने के बाद हमें ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स देखने को मिले, और कुछ ऐसे डिज़ायर्ड डीएनए के पीसेस थे जिनके फ्रैगमेंट्स नहीं हुए। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पीसेस थे ये किसने करे थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डीएनए को कट करने का काम। कैंची का क्या काम होता है, कट करना। तो ये भी क्या कर रहे हैं, डीएनए को कट कर रहे हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोल दिया। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए के अंदर। अच्छा, इस चीज को समझते हैं। देखो जो डीएनए है ना उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है, जैसे GAATTC, नीचे क्या है CTTAAG। अब ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस पे स्पेसिफिक जगह पर ही कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। जैसे इको R1 का हमने इस्तेमाल करा, तो यहाँ पर ऊपर देखो GAATTC है, तो G के बाद A है और बीच में ये हमारा गैप है, यहाँ पर ये कट करेगा। अच्छा, नीचे वाले में अगर सीक्वेंस ऐसे उल्टा हो जाता है, ये CTTAAG हो जाता है, फिर भी ये क्या करेगा, G के बाद ही कट करेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। और हर एक एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट मारता है। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा एक वेक्टर आ गया। अब ये जो वेक्टर है ना, सेम इस पर भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, और इन फ्रैगमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड जीन था उसको एक दूसरे को चिपका देंगे या फिर मिला देंगे। अच्छा, ये मिल क्यों जाएंगे एक दूसरे से आसानी से, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो भी कट होता है ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही होता है, तो आसानी से ये लोग मिल जाते हैं। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे तो इनको मिलाने के लिए, चिपकाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मेरे हाथ में क्या है, कमेंट सेक्शन में बता दो। इसी तरीके से हम लोग इनको चिपका देंगे। जैसे हम इस चीज़ का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को चिपकाते हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, लाइगेज का यूज़ करेंगे, और ये दोनों चिपक जाएंगे और क्या बन जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, इसको समझते हैं ज़रा। ये देखो डायग्राम में दिखा रखा है कि स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे हमने कट करा है, किसकी हेल्प से, हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। और फिर इन दोनों को, किस किस को, वेक्टर को और हमारे डिजायर्ड जीन को, दोनों को मिला दिया है। तो फिर हमारा क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। तो ये तो बुक के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, थोड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम बनाकर। फिर अब नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं हम लोग। अरे भैया 2 मिनट रुको, ये जो डिजायर्ड जीन है रेड वाला, इसको डायरेक्टली होस्ट के अंदर डाल दो, इसको वेक्टर के साथ मिलाने की क्या जरूरत है। अरे वाह मोटूलाल, बहुत सही दिमाग चला है तुम्हारा, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है
इसको वेक्टर के साथ इसलिए हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है जिससे कि ये होस्ट के अंदर जा पाए आसानी से और वहाँ पर रेप्लिकेट कर पाए या फिर हमारा प्रोडक्ट वहाँ से हमें आसानी से मिल पाए। अगर हम इस डिज़ायर्ड जीन को डायरेक्टली होस्ट के अंदर डाल देंगे, इस रेड वाले पार्ट को डायरेक्टली होस्ट के अंदर डाल देंगे, पता है क्या होगा? होस्ट के अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा और हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो सारी मेहनत हमारी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमें डिज़ायर्ड जीन को वेक्टर के साथ मिलाना पड़ता है और फिर हम लोग इसे होस्ट के अंदर डालते हैं। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम और डिटेल में समझते हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। अच्छा, ये न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कट करना। अगर सेंटर से कट लग रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस, और अगर साइड से कट लग रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर वाले पार्ट में, डीएनए के बाहर वाले पार्ट से अगर कट कर रहा है कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसको एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। सेंटर से कट कर रहा है तो एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हम ये कंसेप्ट समझते हैं। 1963 के अंदर ई कोलाई को एक बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर दो एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन करते हैं इस बैक्टीरियोफेज पे, मतलब कि इसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं या इसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनमें से जो एक एंजाइम होता है वो क्या करता है? मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है डीएनए के अंदर, ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। और जो दूसरा एंजाइम होता है वो क्या करता है? डीएनए को कट कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पर ये जो कट करने वाला पार्ट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें डिस्कवर होते हुए दिखा था वो था HindII। अच्छा, HindII को याद कैसे रखना है? तो इस तरीके से याद रखना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीका। हम लोग लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? हिंदी। तो हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? HindII। हमारा फर्स्ट जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था दैट वाज HindII। मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं फ्रॉम मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। इको R1, इशर्शिया कोलाई R513। अब यहाँ पर जो R है वो किसको शो करता है? स्ट्रेन को। और जो हमारा रोमन नंबर है वो शो करता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को। तो यहाँ पर इको R1 की फुल फॉर्म है इशर्शिया कोलाई R513 और R स्ट्रेन को डिनोट करता है और रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को। अब एक बार हम लोग देखते हैं प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डीएनए के लिए। तो देखो हमने क्या करा था, अभी ऊपर आपने देखा था कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे वाले फ्रैगमेंट्स थे, इनको बड़े वाले फ्रैगमेंट से अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करा था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये क्या प्रोसेस होता है ज़रा देखते हैं। देखो, जेल हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? एग्रोस जेल का। ये नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम सीवीड होता है जो हमें मिलता है, एक जेल होता है। जेल आपको एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। कभी आपके हाथ में चोट लगी होगी या पैर में चोट लगी होगी तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, क्रीम देता है, तो वो जनरली जेल्स होते हैं जो आप अप्लाई करते हो, तो उस टाइप का ये जेल होता है। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल का इस्तेमाल करा है और हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी? डीएनए की। अच्छा, डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े, अरे वाह क्या नाम निकला है, ये छोटे बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, इनको अलग अलग कैसे करा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब क्या करा है हमने? देखो सिंपली हम लोगों ने इनकी मूवमेंट कराई है अंडर इलेक्ट्रिसिटी, और जेल का हमने यूज़ करा है एग्रोस जेल का। तो यहाँ पर सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमने अलग करा है, फिर हमने इन्हें थीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करा है, फिर अंडर यूवी एक्सपोजर रखा है, तब जाके हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेंगे। अच्छा, इसे स्टेन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि देखो हम डायरेक्ट अगर अपनी आंखों से देखेंगे ना इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को तो हमें नहीं दिखने वाले, इस वजह से हमें इन्हें इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ता है, फिर यूवी लाइट हमें देनी पड़ती है, यूवी एक्सपोजर देना पड़ता है, तब जाके हमें ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? देखो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना
कि जब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं तो हमारे जो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के वो कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जिन पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं कर रहा था वो फ्रैगमेंट्स देखो कितने बड़े बड़े हैं, और बाकी जो जिन पे काम कर गया वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट हो गए। इन्हें ही हमने अलग करा है किस प्रोसेस से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब क्या हो गया, ये जो आपको ग्रे कलर की चीज़ दिख रही है ना, ये जेल है हमारा। कौन सा जेल है? एग्रोस जेल है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स, जो बड़े वाले फ्रैगमेंट्स हैं ये पीछे रह गए, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो आगे की तरफ भाग रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ये आगे की तरफ जा रहे हैं और बड़े वाले फ्रैगमेंट्स पीछे रह रहे हैं। लेकिन ये ऑरेंज ऑरेंज क्यों दिख पा रहे हैं हमें? क्योंकि हमने इन्हें स्टेन करा था इथेरियम ब्रोमाइड से, फिर यूवी एक्सपोजर के अंदर रखा, तब जाके हमें ये ऑरेंज ऑरेंज बैंड टाइप चीज़ दिख रही है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग जो हमारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं वो आगे की तरफ हम लोग उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, और जो लार्ज फ्रैगमेंट्स हैं वो यहाँ पर पीछे की तरफ हमारे रह जाते हैं। अब ऑलमोस्ट आप सारा प्रोसीजर समझ चुके हो। अब हमारे पास वेक्टर रेडी है, लेकिन इस वेक्टर को हमें होस्ट सेल के अंदर डालना है। तो हम लोग होस्ट सेल के अंदर इसे कैसे डालेंगे? हम लोग डाइवेलेंट कैटायंस का यूज़ करेंगे। अब डाइवेलेंट कैटायंस के अंदर जैसे कैल्शियम आ गया, हीट शॉक मेथड का यूज़ करेंगे इसको होस्ट सेल में डालने के लिए, कि एकदम से इसे ठंडा कर देंगे, फिर एकदम से गर्म, फिर एकदम से ठंडा। तो हीट शॉक मेथड का यूज़ करके हम लोग डाल सकते हैं वेक्टर को। दूसरा, माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर अगर हमें किसी स्पेसिफिक वेक्टर को डालना है, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? माइक्रो इंजेक्शंस का। और हम लोग जीन गन या फिर बायोलिस्टिक का किस में इस्तेमाल करते हैं? प्लांट सेल के अंदर। तो एक गोल्ड टंगस्टन होता है, उसके ऊपर हम लोग अपने वेक्टर को इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसको प्रॉपरली हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज़ होगा? एनिमल सेल में। बायोलिस्टिक या फिर जीन गन किस में यूज़ होगी? प्लांट सेल में। क्या करा है हमने? ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करा है, जिसके अंदर क्या करना है हमें? अब वेक्टर को, जिसको हमने तैयार करा है वेक्टर को, उसे होस्ट सेल में हमने डालना है। सिंपल सी बात है। ये हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है और यहाँ पर है एक वेक्टर। अच्छा, ये जो वेक्टर है ना और डिजायर्ड डीएनए है, इन दोनों से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? सबसे पहले अगर हम डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ मिला दें तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। अच्छा, जनरली ये जो वेक्टर होता है ना, ये प्लाज्मिड से बना हुआ होता है। मेनली प्लाज्मिड को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। अच्छा, क्या हो अगर ये दोनों मिलेंगे नहीं? तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो दो केसेस हो सकते हैं अगर हम अपने डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ रखें। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, अगर ये दोनों नहीं मिलते तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग ये देखने वाले हैं, 3 केसेस को देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी 3 होस्ट हैं अलग अलग। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर चले गया। सेकेंड केस के अंदर क्या हुआ कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर चले गया। थर्ड केस के अंदर ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर गया, ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर गया। तो होस्ट क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है खाली पड़ा हुआ है होस्ट। तो ये क्यों पढ़ाया है हमें? ये पढ़ाया है जिससे कि हम लोग समझ पाएं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। देखो, अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर चले जाता है तो हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। अगर हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर नहीं जाता तो उस चीज़ को बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बहुत सिंपल है। अगर इन दोनों में से कोई भी आरडीएनए या एनआरडीएनए में से कोई भी चले गया होस्ट के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं गया होस्ट के अंदर तो उसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बहुत सिंपल है, याद रखना इस चीज़ को। एक और तरीका है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में जानने का। देखो, ये हमारा ई कोलाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट है, और ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम लोग इनके अंदर एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो क्या होगा? जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला ना ये मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट वाला है इसके पास ये वेक्टर है, और इस वेक्टर के पास स्पेशल पावर है कि ये एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। मतलब कि इसके पास क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
जीन, मतलब एंटीबायोटिक अगर इसके ऊपर हमला करेगी तो ये उससे लड़ सकता है और अपने आप को बचा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि ये जो ई कोलाई का पार्ट है ये वाला क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, और ये वाला जो था ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था क्योंकि ये एंटीबायोटिक की वजह से खत्म हो गया या फिर मर गया। बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप क्या करते हो, फटाफट हाईलाइट कर देते हो कि बाद में पढ़ेंगे तो याद रहेगा। क्या करते हो, मार्क करते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट को जिससे हाईलाइट हो पाए। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर हाईलाइट हमें कैसे हुआ कि कौन सी चीज़ ट्रांसफॉर्मेंट थी और कौन सी चीज़ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। ये किस चीज़ से हमें हाईलाइट हुआ था, जो ई कोलाई के अंदर हमने एंटीबायोटिक डाली थी उससे हमें हाईलाइट हुआ था। यहाँ पर एंटीबायोटिक डालते ये वाला ई कोलाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला मर गया था और ये वाला जिंदा रहा था। क्यों जिंदा रहा था, क्योंकि इसके पास एक वेक्टर था जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। ये देख रहे हो आप, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे तो उससे ये बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा वेक्टर है इसने क्या कराया, हमें मार्क करके बता दिया कि ये वाला जो ई कोलाई है ये ट्रांसफॉर्मेंट है। तो हम लोग इसको बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि इसकी हेल्प से हम मार्क कर पाए कि कौन सा ई कोलाई ट्रांसफॉर्मेंट था और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, अगर हमें ये पता लगाना हो कि हमारा जो वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की हेल्प से। देखो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होगा तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा और अगर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होगा तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के अंदर डिजायर्ड जीन को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इनएक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से कलर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है वो कलर प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पर हमारा ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिखाई गई हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाया गया है जिसको ORI बोला है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोटीन के कोड्स भी हैं इन सबको अच्छे से लर्न कर लेना है। जैसे पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद करते हैं ना, कुछ अपने सीक्वेंस बना के या कुछ फनी अपने में वर्ड्स बना के, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई ट्रिक बना के दूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ट्रिक भी बना के दे दूंगा। वॉट इज PCR? अभी हमने देखा कि रिकॉम्बिनेंट DNA को कितनी मुश्किल से हमने बनाया था। अब सोचो आपके पास रिकॉम्बिनेंट DNA अगर ख़त्म हो जाए तो दोबारा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करोगे, वेक्टर, फिर आप क्या करोगे, डिजायर्ड जीन को निकालोगे, फिर लाइगेज से इन दोनों को ज्वाइन करोगे, तब जाके रिकॉम्बिनेंट DNA बनेगा। यार इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस। या फिर सिंपली कोई एक ऐसी टेक्निक हो जिससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA को बार बार बना सकें, तो वो हम लोग कर सकते हैं PCR की हेल्प से। देखो यहाँ पर हम लोग PCR के अंदर क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा DNA होता है उसको क्या कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं, मतलब हीट करते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रैंड ये अलग हो गया, एक ये दूसरा स्ट्रैंड वाला अलग हो गया। अब यहाँ पर हम लोग प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमर से क्या होता है, एक प्रोसेस इनिशिएट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों DNA सेपरेटली अलग अलग हो जाते हैं और प्रॉपरली फॉर्म हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन हो गया। अब इसी तरीके से हमने क्या करा कि हमारा दोबारा से हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बहुत सारा बना लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बायो रिएक्टर्स के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है। अब ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं लगभग इनकी फंक्शनिंग और वर्किंग सेम होती है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो सिंपल स्टर्ड टैंक होता है, ये फर्स्ट वाला जो A वाला है, इसको बोलते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो A वाला है इसके अंदर बबल्स नहीं होते क्योंकि ये सिंपल वाला है, सिंपल वाले के अंदर बबल्स नहीं होते, और जो हमारा स्पार्क्ड वाला है इसके अंदर बबल्स होते हैं। बस यही फ़र्क है। तो ये जो बायो रिएक्टर्स है इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, तो आप इसको देख लेना अच्छे से और एक बार रीड भी कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिक डिफरेंस यही है, वर्किंग भी दोनों की लगभग सेम है। नेक्स्ट फिर हमारा लास्ट प्रोसेस रहता है जो कि है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। फिर हम लोग इसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं और यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अच्छा, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए फटाफट कमेंट करना कि लाइगेज किसे बोलते हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, तो क्या करना है, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है,
ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है और मेंबर बन जाना है। आपको नोट्स मिल जाएंगे और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको सैम्पल पेपर के अंदर मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन मनुष्य ज्ञान लेते रहो।